मॉर्निंग हम अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और उस अधिकारों की चर्चा के दौरान हमने अब तक 6 अधिकारों के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये टोटल अधिकार हमने देख लिए हैं। आज हम अंतिम अधिकार देखेंगे और उस अंतिम अधिकार का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में जितने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के बारे में भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान का जिन्हें जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस संविधान को क्या कहते हैं? अंबेडकर इस अधिकार को भारतीय संविधान जो है उस संविधान की आत्मा कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे भारतीय संविधान की आत्मा का कही है। इसीलिए ऐसा याद रखना है, अनुच्छेद जो 21 आता है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, उस अनुच्छेद 21 को अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की मेरुदंड या आधारशिला का नाम दिया है अनुच्छेद 21 को। तो अनुच्छेद 21 को तो कहते हैं वो भारतीय संविधान का मेरुदंड, और इस अनुच्छेद 32 को वो कह रहे हैं भारतीय संविधान की आत्मा। यानी ये जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 32। क्यों है? क्योंकि ये जो अधिकार है ये हमें भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उन मौलिक अधिकारों की क्या देता है? मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यानी जितने अधिकार हमारे जो ऊपर के 5 अधिकार हमने पढ़े उन अधिकारों की गारंटी देता है कि ये अधिकार आपको मिलेंगे। यदि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो हमारे जो ऊपर के जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो अधिकार है वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि उन्हें लागू करवाने की और कोई व्यवस्था नहीं है। तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की, ये भी याद रखना, ये सिर्फ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और अन्य किसी अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 32 नहीं देता। ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए लागू होता है। कैसे? अगर यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 ये कहता है कि वो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का अगर वाद होता है, उसके साथ किसी प्रकार की कानूनी समस्या आती है, 2 प्रकार के वाद हैं, चाहे वो फौजदारी मामला हो चाहे वो दीवानी मामला हो। अगर एक किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी एक भारतीय संविधान ने एक प्रक्रिया दी है कि आपको पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी होगी, फिर उसके बाद में आपको एसडीएम न्यायालय में जाना है, फिर सत्र न्यायालय में जाना है, फिर अधीनस्थ न्यायालय में जाना है, फिर हाई कोर्ट में जाना है और सबसे अंत में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे सभी प्रकार के विवादों में। लेकिन हमारे संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जिनके उल्लंघन होने पर, यानी यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सीधे, उसे पुलिस में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे एसडीएम न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि उसको हाई कोर्ट में अगर वो नहीं जाना चाहे तो भी क्या है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये कौन कहता है? ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, याद रखना सिर्फ मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो निश्चित रूप से उठाएंगे। और क्या है? मौलिक अधिकार जो हैं, अनुच्छेद 32 ये कहता है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं।
यानी मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसा कि हमने जब अधिकार शुरू किए थे उस समय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 देखा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में यानी मौलिक अधिकारों के भाग 3 में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का एक मौलिक ढांचा है और उस मौलिक ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, बाकी किसी भी भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है। तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं और क्या है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उल्लंघन के आधार पर वो न्यायालय की शरण में ले सकता है। अधिकारों के लिए व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे तो वो हाई कोर्ट में चला जाए, जो अनुच्छेद 226 हमारा कहता है। अगर हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहे कोई व्यक्ति तो सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। फिर क्या है, अनुच्छेद 32 संविधान का मूल ढांचा है, इसको भी याद रखना है। संविधान का मूल ढांचा, भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 को मौलिक ढांचा, आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब भारतीय संसद अनुच्छेद 32 में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात अनुच्छेद 32 को भारतीय संसद समाप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारतीय संविधान का मौलिक ढांचा है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि मौलिक ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। अब अधिकारों का अगर व्यक्ति का जब हनन होता है और वो हाई कोर्ट में न जाकर के सीधे कहाँ जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करती है, जिसे हिंदी में कहते हैं लेख। 5 रिट या 5 लेख जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, यानी व्यक्ति अधिकारों के लिए हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के अधिकारों के लिए 5 रिट या 5 लेख जारी करते हैं। और जो ये रिट है, ये भी याद रखना, ये रिट जो है ये हमने कहाँ से ली है, ये रिट हमने ब्रिटेन से ली है। यानी ब्रिटेन में जो संतें हैं उन ब्रिटेन की प्रणाली को देख करके भी भारतीय संसद, भारतीय न्यायपालिका में अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट बनाई गई। अब ये रिट कौन कौन सी है जो हमारे संविधान में दी गई हैं, तो उन 5 रिट हैं। उन 5 रिट में पहली जो रिट आती है वो आती है बंधी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट ब्रिटेन के कानूनों से ली गई है, अंग्रेजों से ली है, और इसका अंग्रेजी में जो नाम होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस। अंग्रेजी में भी नाम रखना है, याद रखना कि कई बार अंग्रेजी ही रूप देते हैं एग्जाम में, हिंदी शब्द नहीं देते। तो बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका हेबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना यानी किसी व्यक्ति को क्या करना, प्रस्तुत करना। किसके सामने, न्यायालय के सामने। तो बंधी प्रत्यक्षीकरण अंग्रेजी में कहते हैं हेबियस कॉर्पस, शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। कब जारी करती है, जब यदि किसी व्यक्ति को ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, अवैध रूप से यानी गलत तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो क्या करता है, यह किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, गलत विधि से या अकारण बंधक बना लिया जाए या उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या करती है, यह बंधक को मतलब गिरफ्तार को, बंधक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहती है। ये कहती है जब किसी व्यक्ति को अकारण बंदी बना लिया गया या उसको गिरफ्तार कर लिया गया
तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता को जांचने के लिए कि जिसको गिरफ्तार किया गया है या जिसको बंदी बनाया गया है उसको सही गिरफ्तार किया गया है या गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के लिए ये रेट जारी की जाती है और ये पुलिस और सरकार को ये जारी कहा जाता है कि आपने जिसको गिरफ्तार किया है उसको किसके सामने प्रस्तुत करो, उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। न्यायालय ये देखेगा कि आपने जिसको बंदी बनाया है वो बंदी सही बनाया है या गलत बनाया है। यदि आपने सही बनाया है तो आपको जेल भेज दिया जाएगा और अगर आपको गलत बंदी बनाया गया है तो न्यायालय आपको क्या कर सकता है, रिहा करने का आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गिरफ्तारी की सीधी सी बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण गिरफ्तारी की वैधता को जांच करने के लिए जारी किया जाता है। किसको जारी किया जा सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सरकारी व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है और ये निजी व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है। यानी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ये लागू होता है। अगर पुलिस ने या सरकार ने किसी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है तो जारी की जा सकती है, या किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया और वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, आपको शक है कि संबंधित व्यक्ति को किसी ने क्या कर लिया, अपहरण कर लिया या बंधक बना लिया है, तो भी हाई कोर्ट में आ जाइए, तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करेगी। याद रखना, हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है। तो गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता जांच करने के लिए सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी की जाती है। अगर ये सरकार को, याद रखना, अगर ये सरकारी व्यक्ति को, सरकार को जारी कर रही है तो ये न्यायालय किसको जारी करेगा, ये करेगा मुख्य सचिव को। जो चीफ सेक्रेटरी है सरकार का, जो मुख्य सचिव है, जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है, उस सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को जारी की जाएगी। यानी सरकार की तरफ से अगर सरकार के विरुद्ध जारी की जा रही तो किसको, मुख्य सचिव को जारी की जाएगी। किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, तो याद रखना ये राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रधान है और उसको आप क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार या उसके आदेशों की जांच आप नहीं कर सकते। और किसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकते, आप राज्यपाल के विरुद्ध, जो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, राज्यपाल के विरुद्ध भी आप जारी नहीं कर सकते। और किसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकते, आप भारतीय न्यायपालिका के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते। यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, उनके विरुद्ध ये आदेश नहीं दिया जा सकता। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। और किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, क्या और भी है क्या, हाँ है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है, यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा, यानी किसी ने कोई अपराध किया और उसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, पुलिस और उसको क्या कर दिया, रिमांड पे दे दिया पुलिस को, तो क्या नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि रिमांड में कौन भेजता है, रिमांड में भेजने की अनुमति भी कोर्ट ही देती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अन्य न्यायालय हो। तो न्यायिक अभिरक्षा में जिस व्यक्ति को रखा गया है उस व्यक्ति के खिलाफ भी क्या नहीं हो सकता, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं किया जा सकता। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस कहते हैं। कब जारी की जाती है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के कारणों की जांच करने के लिए न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। सरकार के विरुद्ध भी की जा सकती है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अगर सरकार के विरुद्ध जारी की जाएगी तो किसको जारी की जाएगी, ये मुख्य सचिव को जारी की जाएगी। लेकिन ये किसको जारी नहीं की जा सकती, तो याद रखना ये भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती और भारतीय न्यायपालिका के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकती। और जो जिनको हमने पुलिस कस्टडी में दे रखा है, रिमांड पे दे रखा है, न्यायिक अभिरक्षा में दे रखा है, उनके विरुद्ध भी ये जारी नहीं होती। एक चीज। दूसरा जो, एक तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब दूसरा जो रिट आती है वो आती है परमादेश। परमादेश, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैंडमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में दूसरी आती है परमादेश, मैंडमस, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अगर अर्थ इसका लोगे तो अर्थ होगा हमारा आदेश। परमादेश यानी हमारा आदेश, या हम आदेश देते हैं।
क्या यह राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्ति, अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक पद पर नियुक्त है, दो चीजें याद रखना है, राजनीतिक चाहे कोई नेता ही क्यों ना हो, चाहे कोई मंत्री क्यों ना हो, और एक प्रशासनिक यानी सरकारी कर्मचारी। राजनीतिक जिसमें एमएलए आ गए, एमपी आ गए, मंत्री आ गए उनको, और प्रशासनिक में भारत सरकार के समस्त कर्मचारी और राज्य सरकारों के समस्त कर्मचारी। यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई प्रशासनिक व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्तव्यों का, अब उसके अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, कोई राजनीतिक व प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अपने द्वारा दी गई निर्धारित जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, तो क्या किया जाता है, उसको न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? परमादेश के द्वारा। क्या कहते हैं कि हम आपको आदेश देते हैं कि आपको जो निर्धारित काम दिया गया है वो उस काम का उचित पालन करें, आप दूसरे कार्य ना करें। मतलब मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और मैं भूगोल पढ़ाने लग जाऊँ कक्षा में जाकर के आपको, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कर्तव्य था राजनीति पढ़ाना, मेरा काम भूगोल या अर्थशास्त्र पढ़ाना नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे खिलाफ एक रिट जारी की जाएगी परमादेश का, और मुझे ये कहा जाएगा कि हम आपको ये आदेश देते हैं कि आप अपना विषय पढ़ाएं, दूसरे के विषय में टांग ना अड़ाएं। तो न्यायालय क्या करती है? आदेश देती है। और इसमें क्या करती है, इसका महत्वपूर्ण बात क्या रखनी है याद, ये रिट निष्क्रिय को सक्रिय करती है। परमादेश निष्क्रिय को सक्रिय करती है, यानी जो व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा उस व्यक्ति को अपना काम करने का आदेश दिया जाता है कि आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है आपको उस काम को करना है। किसके द्वारा? परमादेश के द्वारा। तो परमादेश निष्क्रिय को क्या करती है? सक्रिय करती है। ये भी किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? तो याद रखना, ये राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, ये राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की सकती। यानी आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई भी न्यायालय आदेश नहीं दे सकता कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने कर्तव्य का उल्लंघन आप पालन कीजिए। क्यों? क्योंकि वो अपने पद के सबसे बड़े संवैधानिक अधिकारी हैं और उनको कोई न्यायालय नहीं दे सकता। तो इसलिए राष्ट्रपति और न्यायालय के विरुद्ध राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये किसके विरुद्ध जारी हो सकती है? तो याद रखना, ये न्यायपालिका के विरुद्ध जारी हो सकता है। अगर कोई न्यायपालिका या कोई न्यायाधीश अपने उचित पद का उचित निर्वहन नहीं कर रहा तो उसके ऊपर का न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए आदेश दिया जा सकता है। भारत में इस रिट का, परमादेश रिट का सर्वाधिक प्रयोग होता है। न्यायालय के द्वारा जितनी भी रिट जारी की जाती है उन रिटों में सबसे अधिक जिस रिट का प्रयोग किया जाता है वो परमादेश है। क्योंकि बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अपने द्वारा निर्धारित कार्य नहीं करते, इसलिए न्यायपालिका को क्या करना पड़ता है? उनमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और उनको क्या करना पड़ता है? सक्रिय करना पड़ता है। इसके बाद में दो रिट हो गई। अब जो तीसरी रिट आती है हमारी, अधिकार पर्चा हो गई, परमादेश हो गया। अब तीसरा आता है प्रतिषेध, यानी रोकना। और ये जो अब तीसरी कौन सी आ रही है? तीसरी रिट आ रही है प्रतिषेध, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। हेबियस कॉर्पस, मेंडमस और अब आ गया प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। और प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, या इसको और दूसरा हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम निषेध करते हैं। हम निषेध करते हैं। प्रतिषेध और अभी एक और आएगी उत्प्रेषण। दो रिट आएगी जो एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई है। ये कौन करता है? उच्चतर न्यायालय। किसको जारी करता है? निम्नतर न्यायालय को।
अब उच्चतर और निम्नतर का मतलब यह है कि कोई भी ऊपर का न्यायालय, मान लीजिए हाई कोर्ट अपना काम नहीं करे तो उसको सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी, या जिला न्यायालय नहीं कर रहा तो उसको हाई कोर्ट करेगा। यानी उच्चतर न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय, निम्न न्यायालय को के विरुद्ध क्या करती है, जारी करती है। अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो याद ये रखना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के लिए जारी होता है, ये व्यक्तियों के लिए जारी नहीं होता। प्रतिषेध जो रिट है ये सिर्फ न्यायपालिका के लिए है। और ये कब होता है, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करना प्रारंभ कर दे। कोई न्यायालय, मान लीजिए कोई फौजदारी न्यायालय है और फौजदारी न्यायालय का काम है सिर्फ हत्या संबंधित मामले, लड़ाई संबंधित मामले, चोरी संबंधित मामलों की जांच करना, उनके मुकदमों को सुनना। लेकिन वो दीवानी मामले यानी जमीन संबंधी मामले सुनने लग जाए, उत्तराधिकारी संबंधी मामले सुनने लग जाए, इसका मतलब उन्होंने क्या कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। तो जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उस न्यायालय से ऊपर का न्यायालय उस न्यायालय को यह आदेश जारी करता है कि क्या करता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए आप इस कार्य को यहीं पर रोक दीजिए। तो उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर उस कार्य को रोकने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसे प्रोहिबिशन या प्रतिषेध कहा जाता है। यह क्या करती है, ये परमादेश का विपरीत है। ये सक्रिय को क्या करती है, ये सक्रिय को निष्क्रिय करती है। यानी परमादेश में तो कोई व्यक्ति जब काम नहीं करता तब जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा, लेकिन प्रतिषेध कब जारी किया जाता है कि व्यक्ति कोई काम तो कर रहा है, अर्थात वो एक्टिव है, वो सक्रिय है, उस सक्रिय को रोकने के लिए कि भाई साहब आप काम कर रहे हो लेकिन आप काम क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा के मतलब आपको जो काम दिया गया वो काम तो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हो। जिस काम के लिए आपको नियुक्त नहीं किया गया, जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप उस काम को कर रहे हो, इसलिए आप क्या कर दो, उस काम को यहीं पर रोक दो। प्रतिषेध सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, रोकती है। ठीक है ना। ये क्या किसकी, और ये किसके लिए जारी की जाती है, ये सिर्फ न्यायपालिका और अर्ध न्यायिक संस्थाएं, जो अर्ध न्यायिक जैसे वित्त आयोग है, उन जैसी संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है। तो प्रतिषेध अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं, अर्थ होता है रोकना या हम निषेध करते हैं। किसके विरुद्ध जारी होती है, ये सिर्फ न्यायपालिका के लिए जारी होता है। कौन जारी करता है, उच्चतर न्यायालय निम्न न्यायालय को। कब जारी करता है, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी कार्य को करना प्रारंभ कर दे तो उससे ऊपर का न्यायालय उसे रोकने के लिए जो आदेश देता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं। ठीक इसी का ऊपर का रूप आता है उत्प्रेषण। प्रतिषेध के ठीक बाद में जो चौथी आती है वो आती है उत्प्रेषण, और इसको कहते हैं सीरियोरिटी, अंग्रेजी में कहते हैं सीरियोरिटी। और इसका अगर हम अर्थ लें तो इसका अर्थ होता है ऊपर भेजना या प्रेषित करना। ये दोनों एक ही हैं। प्रतिषेध में न्यायालय को रोका जाता है और उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में सीधी सी बात है, जब कोई न्यायालय अपने द्वारा निर्धारित कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लग जाए तो ऊपर का न्यायालय यानी उच्चतर न्यायालय उसे ये आदेश देता है कि आप जिस मुकदमे की, जिस कार्य की सुनवाई कर रहे हैं, आप उसको वही रोक करके क्या कर दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए। यानी ये निम्न न्यायालय से मुकदमे को किसके मंगाता है, उच्चतर न्यायालय में मंगाता है। इसमें प्रतिषेध में सिर्फ मुकदमे को रोका जाता है, वही बंद किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण में जिसको आपने रोका था, जिस कार्य को आपने रुकवाया था, बंद करवाया था, उस कार्य को अपने पास मंगाया जाता है। अर्थात निम्न न्यायालय से मामला उच्च न्यायालय में मंगाया जाता है। किसके द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा। ठीक है। और यह भी न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, 1991 के बाद ये भारत की जो कार्यपालिका है
ये कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी होने लग गया है। महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है, ये भी न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है, लेकिन 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी हमारी कार्यपालिका भी अपने अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन करेगी तो वो क्या करेगी, उसको रोकने के लिए, उनके कार्यों को दूसरी तरफ ट्रांसफर करवाने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उत्प्रेषण रिट जारी कर सकती है। तो उत्प्रेषण रिट जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य को करना प्रारंभ कर दे तो उस कार्य को रोक करके ऊपर का न्यायालय उस सारे मुकदमे को क्या कर लेता है, अपने पास मंगा लेता है। तो ये हो गई अपनी 4 हो गई। अगला जो आता है लास्ट की जो हमारी रिट आती है वो आती है 5वीं रिट आती है, जिसको हम कहते हैं अधिकार प्रच्छा। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्यो वारंटो। क्यो वारंटो अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। अगर आप इनके अर्थों को समझोगे तो, अगर इनकी भाषा को समझोगे तो ये अपने आप पे आ जाएगा। हम पहले भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक भाषा का विज्ञान है और इसमें शब्दों को ही पहला आता बंधी प्रत्यक्षीकरण, सीधी सी बात है, बंधियों के संबंध के अंदर है। परमादेश यानी आदेश दे रहा है, प्रतिषेध यानी रोका जा रहा है, उत्प्रेषण ऊपर मंगवाया जा रहा है, अधिकार प्रच्छा, अधिकार मतलब अधिकार और प्रच्छा मतलब पूछना किस अधिकार से। तो ये कब जारी किया जाता है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर, ये सिर्फ सरकारी पदों के लिए है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद पर अयोग्य होते हुए भी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद पर अयोग्य होते हुए भी चुन लिया जाता है या चयन के समय, नियुक्ति के समय वो गलत दस्तावेज देता है, गलत जानकारियां देता है, गलत सूचनाएं देता है और उन गलत सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर उनका चयन हो जाता है और हमारी न्यायपालिका को बाद में जब पता चलता है कि जिस पद के लिए वो व्यक्ति चुना गया उस पद के योग्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को सरकार क्या कर, न्यायपालिका क्या करती है, अधिकार पर्चा क्यों वारंटो जारी करती है। और इसमें क्या पूछती है कि आप जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पर किस अधिकार से काम कर रहे हैं, अर्थात न्यायपालिका आपकी योग्यता की क्या करती है, जांच करती है कि आप जिस पद के लिए नियुक्त हुए हैं उस पद के आप योग्य हैं या नहीं है। तो आपके पद की योग्यता को जांचने के लिए न्यायपालिका जो रेट जारी करती है, जो लेख जारी करती है, उसे अधिकार पर्चा के नाम से जाना जाता है और ये सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ही की जाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये, सरकारी के विरुद्ध जारी होगी, पद की योग्यता के बारे में जांच की जाती है। ये जो होती है महत्वपूर्ण बात, ये नियुक्त होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी जो नौकरी लगा है, जो सरकारी पद पर है, काम कर रहा है, उसी के विरुद्ध जारी होता है, नियुक्त करने वाले के विरुद्ध नहीं होती। इसको याद रखना, जो नियुक्त हुआ है उसके विरुद्ध जारी हो रही है, जिन्होंने उस पद पर उसे नियुक्त किया है, नौकरी दी है, ज्वाइनिंग करवाई है, उसके विरुद्ध जारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियुक्त किस आधार पर किया गया है, जो आपने दस्तावेज दिए हैं, जो कागजात आपने दिए हैं, उन कागजों के आधार पर आपको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आपने जानबूझ करके तथ्यों को छुपाया है तो नियुक्त करने वाला दोषी नहीं है, नियुक्त होने वाला दोषी है। मान लीजिए मैं किसी पद पर क्या होता हूँ, नियुक्त होता हूँ, किसी सरकारी सेवा में मेरा चयन होता है और चयन के समय मैं वो दस्तावेज, वो कागज देता हूँ जो मेरे है ही नहीं या जो योग्यता मेरे पास है ही नहीं। तो नियुक्त करने वाले की क्या गलती, नियुक्त करने वाले ने तो अपने कागज देखें, आपके दस्तावेज देखें और दस्तावेजों के आधार पर क्या करवाया, आपको नौकरी दी है। तो ये नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी नहीं होगा, ये नियुक्त होने वाले अर्थात जो नौकरी लग रहा है उसी के विरुद्ध जारी किया जाता है, नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा। ये अधिकार पर्चा है। तो अनुच्छेद 32 टोटल 5 रिट होती है और याद ये रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जारी करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अधिकारों के लिए जारी करता है और किसी के लिए जारी नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रेट जारी करता है, बंधी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा नामक 5 रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। और इसीलिए भारतीय संविधान में अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। यदि अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा तो उनके जो अधिकार हैं वो अधिकार किसी काम के नहीं होंगे। तो यानी ये अधिकारों की गारंटी देता है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 32 में, यद्यपि हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, उसके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। 5 लेख जारी की जाती है। इस प्रकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा समाप्त हुआ। अब अधिकारों में हमारे 3 अधिकार और हो गए, 33, 34 और 35, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हमारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।